हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए आज हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि ये प्रीवियस ईयर का आपका प्रीवियस ईयर है ये, और कल हमने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए थे। तो फटाफट से आज भी हम 15 क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी जो आपकी थ्योरी की क्लासेस है कल नहीं हो पाई थी, तो हम आज थ्योरी की क्लासेस करेंगे। और आज थ्योरी की क्लासेस में आपको कोहलबर्ग के जितने भी सिद्धांत हैं, जो भी मनोवैज्ञानिक हैं, उनके सिद्धांत जो आते हैं उससे हम आज वीडियो उसको प्रोवाइड करेंगे आप सभी को। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। बी है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते। तीसरा है कि शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। चौथा हम देख लेते हैं क्या है। चौथा है कि इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने कौशल सुदृढ़ होते हैं। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं। आप सभी उत्तर देते रहिएगा। और एक समावेशी कक्षा क्या होता है? समावेशी कक्षा का मतलब होता है जिसमें आपके क्या हो, जितने भी कोई भी आपका कोई भी बच्चा हो, जैसे बच्चा दिव्यांग हो या बच्चा कम सुनता हो या बच्चा इस तरीके का हो, तो कोई भी किसी तरीके का बच्चा हो उसे हम क्या करेंगे, एक ही छत के नीचे क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। वही हमारा समावेशी शिक्षा होता है। और जो एक ही कक्षा में करेंगे तो हमारा समावेशी कक्षा होता है। ठीक है। तो विशिष्ट आवश्यकता मतलब वही जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं, तो वही वाले बच्चे समावेशी में अगर प्रवेश ले रहे हैं आपके कक्षा में। ठीक है। देखिए सिंपल सा इनका कहना है कि जो बच्चे दिव्यांग हैं या जो कम सुनते हैं तो वो आपकी कक्षा में प्रवेश ले रहे हैं। तो आपके लिए इसमें से क्या सही होना चाहिए? क्या अगर वो आपकी कक्षा में प्रवेश ले रहे तो वो अवास्तविक होना चाहिए आपके लिए? बिल्कुल नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये पहले ही गलत हो गया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते हैं, ये किसने कह दिया? ये भी गलत है। ठीक है। अगला है कि शिक्षकों के शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। अगर आपके क्लास में कोई विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा है तो आपको अपने शिक्षण पद्धति में बदलाव जरूर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा सही होगा, क्योंकि अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के लिए हम कौशल को क्या करेंगे, सुदृढ़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों सही होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, आप टिक कर लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। 3 और 4 दोनों सही होगा। आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है निम्न स्तर की सोच, बी है अभिसारी सोच, सी है अनम्य सोच, डी है अपसारी सोच। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं गिफ्टेड लर्नर। गिफ्टेड लर्नर मतलब हम कभी कभी किसी बच्चे को कहते हैं कि बच्चा गॉड गिफ्टेड है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बच्चा अपने एज के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्या करता है, सोचता है। ठीक है। अपने एज के हिसाब से आप कभी कभी बच्चों को देखते होंगे कि बच्चा क्लास 2 में पढ़ता है लेकिन उसे क्लास 5 के क्या है, मैथ और सारी चीज़ें आ रही हैं। वो क्लास 5 इतना वो पढ़ने में तेज है। ठीक है। तो उसी को हम गिफ्टेड लर्नर कहते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि इससे लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, अपसारी चिंतन में किया जाता है। ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि शिक्षा में समावेश का अर्थ है। शिक्षा में क्या पूछा है? समावेश। अभी हमने आपका समावेश का मतलब बता दिया कि एक ही क्लास में किसी भी तरीके के बच्चे हो उन्हें हम एक ही कक्षा में पढ़ाएंगे तो वो समावेशी कक्षा होगा, और हम वो जो शिक्षा देंगे वो उनका समावेशी शिक्षा होगा। ऑप्शन ए है विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, बी है सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, सी है प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन। अब डी देख लेते हैं क्या है कि समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 हमारा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि सभी बच्चों को हम क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया कि सभी बच्चे को हम क्या करेंगे, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। ठीक है। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का हम क्या करेंगे, प्रावधान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सभी लगा लीजिएगा आप सभी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 19।
19 में पूछा है कि पठन वैकल्प मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है। पठन वैकल्प मतलब डिसलेक्सिया। पूछा है कि डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विथ डिफिकल्टीज इन। तो ये पूछा है कि पठन वैकल्प, देखिए आपको पठन वैकल्प नहीं पूछेगा, आपको हमेशा क्या पूछेगा, डिसलेक्सिया पूछेगा। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा पूछता है तो चलिए हम बताते हैं अभी आपको। ऑप्शन ए है सुनने में, बी है पढ़ने में, सी है बोलने में, डी है बोलने व सुनने में। तुम्हारा जो पठन वैकल्प होता है वो आपका पढ़ने में होता है। ठीक है, पढ़ने की चुनौतियों से क्या होता है, संबंधित होता है। तो यहाँ पर इसलिए नहीं पूछता है कि आप यहाँ पर पता कर लेंगे पठन वैकल्प का मतलब पढ़ने से होता है। तो डायरेक्ट आपको हिंदी में भी आपको डिसलेक्सिया पूछ देता है। तो आपको डिसलेक्सिया याद रखना है और पठन वैकल्प भी दोनों याद रखना है। सारे वैकल्प नहीं होगा। चलिए 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है। देखिए आपको नहीं ध्यान में रखना है। कुछ लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और नहीं को भूल जाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत करवाते हैं ये। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कैरेक्टराइज इंक्लूसिव क्लासरूम्स। ठीक है, तो ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है सकारात्मक अधिगम, बी है सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, सी है उपयुक्त समायोजन, डी है मानकीकृत निर्देश। देखिए समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं पूछा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तर क्या होगा। आप सभी भी उत्तर दे ही दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि उपयुक्त समायोजन। जो उपयुक्त मतलब समायोजन होता है वो हमारे समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आइए। सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि ये उपयुक्त समायोजन का मतलब होता है कि आपको कक्षाओं में समायोजित करना, मतलब समावेशी शिक्षा हो गया, ये सही है। ठीक है, सकारात्मक अधिगम ये भी सही है, कोऑपरेटिव लर्निंग आप कराएंगे उन्हें, और यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग तो उन्हें सार्वभौमिक डिजाइन सीखने के लिए भी करेंगे। तो देखिए ये तीनों सही है आपके। तो इसमें से नहीं कौन होगा, मानकीकृत निर्देश। ठीक है, ये गलत होगा। हम उन्हें क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन वो क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे उनको। ठीक है, मानकीकृत निर्देश नहीं करेंगे, ये नहीं होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। 21 में पूछा आपका कि माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को, ऑप्शन ए है एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, बी है मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, सी है प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए, डी है सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 का जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देखिए माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को, अगर आप एक मिडिल स्कूल में शिक्षक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कोई भी बच्चा है तो उसे सीखने की कैसे सीखते हैं उसके लिए क्या करेंगे, आप प्रोत्साहित करेंगे। हमेशा बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जहाँ भी देखिए हतोत्साहित आ जाएगा ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी हम बच्चों को हतोत्साहित नहीं करेंगे। ठीक है, और मानकीकृत ये भी हमारा क्या है, आकलन, ये भी हम नहीं करेंगे, इसका पालन हमें नहीं करना है। एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का भी पालन हम नहीं करेंगे कि एक ही रूप और कठोर पाठ्यचर्या, ऐसा ना हो कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, हम एक ही रूप लेके चल रहे हैं और बच्चे को बताए जा रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 22 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कि अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखिए अधिगम का क्या पूछा है, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन ए है जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, बी है प्रमुख रूप से शिक्षक के निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं, सी है सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, डी देख लेते हैं हम क्या है, डी है कि पुनर्बलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो उत्तर होगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक हिस्सा से सामाजिक संस्कृति, जो हमारा सामाजिक संस्कृति हुआ वो सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका जो होगी उसको क्या करेंगे, अहम मानते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है कि पियाजे और वैगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार का होता है।
ऑप्शन ए है अनुसरण द्वारा, बी है निष्क्रिय श्रवण द्वारा, सी है अनुकूलन व पुनर्बलन द्वारा, डी है कि अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पियाजे और vygotsky है, इनके अनुसार जो हमारा सीखना होता है, तो आइए हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी। ये कहते हैं कि जो सीखना होता है वो अधिगमकर्ता जो होता है उनकी सीखने में सक्रिय भागीदारी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे। आप एक टीचर हैं तो ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है कि भय उत्पन्न करके, बी है तनाव उत्पन्न करके, सी है सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, डी हमारा है कि विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। तो अब आइए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर पूछा क्या है। देखिए ऑप्शन ए में क्या है कि भय उत्पन्न करना। तो हम कभी भी बच्चे में भय नहीं उत्पन्न करेंगे, तो ये ऐसे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। तनाव उत्पन्न करना, हम किसी भी बच्चे में इतना तनाव उत्पन्न नहीं करेंगे कि समस्या का समाधान कर रहे हैं तो हम बच्चे में इतना तनाव उत्पन्न कर देंगे कि तुम समस्या का समाधान करो, ऐसा भी हम नहीं करेंगे। सामग्री को निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय भी हमारा निगेटिव पॉइंट आ गया। अगर सक्रिय होता तो ये एक हद तक क्वेश्चन सही होता, लेकिन यहाँ निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, बार बार याद करना मतलब ये रटंती विद्या हो गया, तो ये भी आपका गलत ही हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। हम क्वेश्चन नंबर 25 में आपका पूछा है कि जब विद्यार्थी, देखिए क्या पूछा है कि जब विद्यार्थी डैश की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। अगर आप एक विद्यार्थी अपने को समझ लीजिए, तो अगर इनमें से अगर आप क्या तनाव लेंगे तब आपको सीखने का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, या शर्म करेंगे, या तो हीनता का भाव के अंदर होगा, या संतुष्टि होगा। तो ये तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, सीखने पर आपको सकारात्मक प्रभाव डालना है, तो नॉर्मल सी बात है कि आप में संतुष्टि होना चाहिए। शर्म करेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे, टेंशन में भी नहीं सीख पाएंगे, और ह्यूमिलिटेशन भी आपको कभी भी सीखने नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। 26 देखते हैं हम। 26 है कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को डैश किया जाना चाहिए। अब देखिए क्या है। ऑप्शन ए है हतोत्साहित, बी है सुसाधित, सी है खारिज, डी है दंडित। तो इसमें से देखिए हतोत्साहित आपका जो है ये आपका निगेटिव पॉइंट आ गया, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, निगेटिव वर्ड है। बच्चे को दंडित करना ये भी निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो अब आप हमें बताइएगा। अब देखिए खारिज करना, किसी भी चीज़ को डिसमिस्ड करना, ये भी सही चीज़ें नहीं है, तो ये भी हमारा लगभग गलत ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बचा सुसाधित करना, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 ने पूछा कि आपको देखिए इसका जो क्वेश्चन यहाँ पर ना उसका ऑप्शन इसके बाद है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको कल ही बता दिया था कि क्वेश्चन इतने बड़े सीटेट में दे रहे हैं। अभी ये आपके जो क्वेश्चन है, ये जो ऑनलाइन पेपर में आया वो क्वेश्चन है, तो ऑनलाइन में आपने देखा होगा कि कितने बड़े क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इसलिए मोबाइल की स्क्रीन पे पूरा नहीं आ पाता है, इसलिए थोड़ा एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए विद्यार्थी की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए। अर्थ बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, बी है निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, सी है भौतिक पुरस्कार देकर, डी है खोज व अन्वेषण द्वारा। तो आप यहाँ उत्तर हमें आराम से बता सकते हैं अगर आपको निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट याद होगा तब। अब चलिए हम देखते हैं। देखिए बारंबार अभ्यास पर जोर देना, ये हमारा मतलब अभ्यास कराना ठीक बात है, लेकिन बार बार उसी चीज़ पर जोर देना ये गलत चीज़ है, ये हमारा निगेटिव पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, हमने जैसे अभी आपको बताया
कि अगर निष्क्रिय आ गया तो समझिए कि ये ऑप्शन आपका पहले से ही गलत हो जाएगा, क्योंकि निष्क्रिय अनुकरण, जब सक्रिय अनुकरण आता तब ये ऑप्शन सही होता, निष्क्रिय आ गया तो ऐसे ही गलत हो गया। पुरस्कार देना, पुरस्कार देना भी आपका निगेटिव वर्ड में आएगा। खोज और अन्वेषण आपका पॉजिटिव वर्ड में आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। कभी कभी देखिए हमें क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और आंसर हम ऐसे ही बता लेते हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर लीजिएगा आप सभी। आगे क्वेश्चन है कि समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। तो देखिए प्रभावशाली रणनीति नहीं है, ऑप्शन ए है प्रकारात्मक आबद्धता, बी है पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, सी है स्वानुभाविक, डी है कलन विधि। तो देखिए कभी कभी इंग्लिश पढ़ के भी आप चीज़ों को देख सकते हैं, अगर इसमें आपकी हिंदी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए पूछा है कि इज नॉट ए इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटजी नहीं है। तो हम चलिए देख लेते हैं 28 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। जो फंक्शनल फिक्स्डनेस है वो आपकी, मतलब यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से देख लीजिए कि फिक्स्डनेस, कोई चीज़ें फिक्स करके हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी हम वर्क को बैकवर्ड करके कर सकते हैं, स्वानुभाविक कर सकते हैं, कलन विधि के द्वारा कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नहीं पूछा है, अगर नहीं हटा देता रणनीति है तो ये तीनों आपका सही हो जाता। अब नहीं पूछा है तो ये तीनों सही है और एक गलत है, तो जो गलत रहेगा उसी पे हम टिक करेंगे। आगे देखते हैं 29 है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना सीखने, ऑप्शन ए है निष्क्रिय रूप से होता है, बी है का स्वरूप सामाजिक होता है, सी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, डी है परीक्षा केंद्रित होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बता दिया है सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये निष्क्रिय रूप से होता है, बिल्कुल नहीं, जहाँ निष्क्रिय आए गलत हो गया। ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, कभी भी कोई चीज़ें हमें पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं करनी है, ये भी हमारा टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ किताब ही पढ़ाइए, किताब के जरिए चलिए, किताब की जो भाषा है वही कहिए, वही पढ़ाइए बच्चों को, ऐसा नहीं करना है। ना ही आपको एग्जाम सेंटर्ड करना है, परीक्षा केंद्रित होता है ऐसा भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि का स्वरूप सामाजिक होता है। जो सामाजिक रचनावादी हमारा कक्षा कक्ष होता है, उसमें सीखने और सिखाने का जो हमारा तरीका होता है वो कैसा होता है, वो स्वरूप सामाजिक होता है। ठीक है, सोशल कैरेक्टर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है। सफलता के लिए नहीं पूछ रहा है, विफलता के लिए पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, बी है संदर्भित पाठ्यचर्या, सी है सक्रिय पाठ्यचर्या, डी है पाठ्यचर्या का मानकीकरण। अब देखिए यहाँ पर कि विफलता का कारण पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पाठ्यचर्या का मानकीकरण। देखिए सक्रिय पाठ्यचर्या, हमने कहा जहाँ सक्रिय आएगा वो क्या रहेगा कि आपका बिल्कुल सही रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद क्या है व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, ये भी विफलता का जिम्मेदार नहीं होगा, संदर्भित पाठ्यचर्या भी नहीं होगा, लेकिन जो आपका पाठ्यचर्या का मानकीकरण है ये आपके विफलता के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हमारे CDP के 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी हम आगे से देखेंगे, आपको एक दिन में 30 क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। अभी 15-15 क्वेश्चन आप सभी पढ़िए थोड़ा थोड़ा करके, और जैसे ही आपकी थियोरी की जो क्लासेस है थोड़ा और आगे बढ़ जाती है तब हम आपको 30-30 क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम देखते हैं अगली वीडियो में। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी लाइक किया करिए और शेयर भी किया करिए, और प्लीज़ आप सभी कमेंट भी किया करिए। आप सभी कमेंट नहीं करते कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाऊँ। अगर आप कमेंट करते हैं तो शायद मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊँ और अलग अलग सब्जेक्ट के भी वीडियो लाऊँ, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट से हमें कोई पैसा या कुछ नहीं मिलता है, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए अच्छा कार्य कर सकूं। तो थैंक यू एवरीवन, देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अब।